आइए अब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे व्यक्तित्व में दूसरे टॉपिक हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का जो व्यक्तित्व था उस पर उदारवाद का काफी महत्वपूर्ण योगदान था या प्रभाव था। और इनके उदारवाद के अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा एवं स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण चीज थी। उन्होंने हर प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, विश्वास की स्वतंत्रता हो, ये चीज उनमें बहुत ज्यादा समाया हुआ था। आगे उन्होंने स्वतंत्र निर्वाचन की भी बात की। उदारवाद की बात हम देखते हैं अहिंसा। जवाहरलाल नेहरू गांधी के अहिंसावादी विचार से काफी प्रभावित थे और वो अहिंसा को एक बहुत ही बेहतर माध्यम मानते थे। लेकिन अगर हिंसा आवश्यक हो तो किया जा सकता था, किंतु सामान्यतः वो अहिंसा के को ही स्वीकार करते थे, चाहे वो राजनीति हो चाहे समाज हो। इस तरीके से इनके विचार थे। समाजवाद, अब आप अहिंसा को समाजवाद से जोड़िए, इसीलिए क्योंकि समाजवाद के अंतर्गत जहां संघर्ष की बात की जा रही है, समाज में संघर्ष की बात की जा रही है, रक्तपूर्ण क्रांति की बात की जा रही है, वहीं नेहरू का कहना यह है कि हम समाजवाद स्थापित करेंगे लेकिन वो लोकतांत्रिक समाजवाद होगा, न कि मार्क्सवादियों का समाजवाद। अर्थात मार्क्सवादी समाजवाद में यह कहा जाता है कि वर्तमान में जो संसाधन हैं उस पर नियंत्रण स्थापित करके, समाज के निम्न वर्ग द्वारा नियंत्रण स्थापित करके उसका विभाजन कर दिया जाए। किंतु नेहरू कहते हैं कि पहले हम उत्पादन करेंगे और उत्पादन करने के बाद जो हमारा विकास होता है उसका हम एक भाग उन सबों को देंगे जो भारतीय हैं, उन सबों का विकास उस एक भाग के थ्रू होगा। तो ये उनका समाज लोकतांत्रिक समाजवाद था। मानववाद, उनके विचार में मानववाद का व्यापक प्रभाव है। उन्होंने मानव केंद्रित अवधारणा रखी, यही कारण है कि वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे और मानव को सभी सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र में उन्होंने रखा था। उन्होंने नैतिकता और न्याय का पक्ष लेने का हमेशा प्रयास किया और व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के विकास, व्यक्ति के आर्थिक विकास, व्यक्ति के सामाजिक विकास पे उन्होंने बल दिया। अब हम नेहरू के विचार पे चलते हैं। इसके अंतर्गत नेहरू के राजनीतिक विचार को हम देखते हैं। सबसे पहले वो लोकतंत्र के काफी समर्थक थे और उनके लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार और मूल अधिकार जो सबसे केंद्र बिंदु में था। हर व्यक्ति को मतदान देकर के अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध, अगर राज्य शक्तिशाली होने का प्रयास करता है, ऑटोक्रेसी बनने का प्रयास करता है, तो राज्य के विरुद्ध अधिकार दिए गए, जिसे मूल अधिकार के रूप में संविधान में स्वीकृत किया गया। उन्होंने आर्थिक सामाजिक न्याय की कल्पना की है। उन्होंने उदारवाद और मानववाद को स्वीकार किया, जो कि हमने अभी उनके व्यक्तित्व में देखा। यही कारण है कि लोकतंत्र उनके राजनीति का एक बहुत बड़ा विचार है, बहुत बड़ा माध्यम है। आगे हम ये देखते हैं कि उनका जो लोकतंत्र है पश्चिमी, जहां की संस्थाओं का अभाव है, कम से कम संस्थाएं हैं, उसके विपरीत नेहरू के लोकतंत्र में संस्थाएं होगी और वो संस्था लोकतंत्र की स्थापना करेगी और हर आदमी को, व्यक्ति को उसका अधिकार दिलवाएगी, ताकि समाज में न्याय की अवधारणा जो है वो बनी रहे। आगे आते हैं संसदीय व्यवस्था। गांधी ने संसदीय राजनीति को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया था, ये उनके विचारों में स्वीकृत नहीं था, किंतु नेहरू ने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया और उसके अंतर्गत चूंकि उत्तरदायी कार्यपालिका, तो कार्यपालिका उत्तरदायी होगी
और उत्तरदायी कार्यपालिका से तात्पर्य ये है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के अंतर्गत होगी, और अगर विधायिका का समर्थन प्राप्त नहीं होगा तो कार्यपालिका को रिजाइन देना पड़ेगा। ये है हमारा उत्तरदायी कार्यपालिका, और यही कारण है कि उन्होंने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया। उन्होंने ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास पे बल दिया, किंतु उन्होंने ग्राम पंचायत, एक विकसित ग्राम पंचायत, ग्राम में विकास कैसे हो, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण कैसे हो, शक्तियां कैसे हस्तांतरित की जाए, उस पर विचार दिया। और आगे चल के उनके विचार के अनुसार से 73वां 74वां संविधान संशोधन आप देख सकते हैं। जिसके तहत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया। आगे है राष्ट्रवाद एवं अंतरराष्ट्रवाद। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद आवश्यक है, इसमें वो टैगोर और गांधी के आसपास ठहरते हैं। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद आवश्यक है ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रहे, ताकि देश में आपसी गठजोड़ बना रहे, समाज में विभेद ना हो, न्याय की भावना बनी रहे, नैतिकता बनी रहे, और राष्ट्र आर्थिक सामाजिक रूप से विकसित होता रहे। यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रवाद पे बल दिया, किंतु उन्होंने अंतरराष्ट्रवाद पे भी बल दिया। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, संस्कृति का अंग है, उसको स्वीकार किया है। जैसे मैंने गांधी में चर्चा किया था कि पाकिस्तानी होने के कारण कोई व्यक्ति गलत नहीं हो जाता या उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, चाहे भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध ही क्यों न चल रहा हो। उसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का जो अंतरराष्ट्रवाद है वो भी उसी दृष्टिकोण पर आधारित है, और वो अंतरराष्ट्रवाद को स्वीकार करते हैं। अब हम नेहरू के आर्थिक विचारों पे चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत नेहरू समाजवादी विचारक थे। हालांकि हम लोग जानते हैं कि समाजवाद के अंतर्गत जो है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पे सामूहिक नियंत्रण या यूं कहें राज्य का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नेहरू का जो विचार था उसके अंतर्गत समाजवाद बलपूर्वक नहीं लाया जाना है, बल्कि पहले उत्पादन करना है, और फिर जब हम उत्पादन कर लेते हैं, हमारे जीडीपी बढ़ते हैं, तब उसमें से हम लोक कल्याणकारी रास्ते से उस उत्पादन का एक भाग वितरण करते हैं, जिससे गरीब और नीचे तबके के लोगों का उत्थान होगा। और उनका समाजवाद इस वजह से लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है, जहां पे संघर्ष की तुलना में सहयोग पे बल दिया जाता है। ये मार्क्सवाद के, यूं कहें कि मार्क्सवाद से अलग एक विचारधारा है जो नेहरू का समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके अंतर्गत सभी व्यक्ति को समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति को लोकतांत्रिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, सभी व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें नेहरू के समाजवाद के अंतर्गत दी जाती है। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। हालांकि ये समाजवादी थे, किंतु इन्होंने उसके बावजूद भी आम आदमी, क्योंकि इनके ऊपर व्यक्तिवाद का भी काफी प्रभाव था, इस वजह से वो आम आदमी की स्वतंत्रता और आम आदमी के विकास, और इतना ही नहीं, उनका यह मानना था कि अगर निजी व्यक्ति संस्थाओं की स्थापना करता है, आर्थिक विकास करता है, तो उसका प्रभाव धीरे धीरे आम जनता तक भी पड़ेगा। और इसी कारण से उन्होंने यह स्वीकार किया कि निजी व्यापार एवं सरकारी संस्थाएं दोनों मिलकर के भारत के आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा, और इसीलिए उन्होंने मिश्रित समाज या अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं भारी उद्योग।
भारी उद्योग पे उनका बल था। उनका कहना यह था कि हम अगर तकनीकी रूप से सक्षम होंगे और भारी उद्योगों की स्थापना करेंगे जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए इनपुट प्रदान करेगी, जैसे लौह उद्योग। लौह उद्योग से इस्पात जब निर्मित होता है तब छोटे छोटे उद्योगों को इनपुट प्रदान होता है, इनपुट की प्राप्ति होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं। तो नेहरू का विचार ये था कि अगर हम भारी उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो जाकर के आधार निर्मित होगा और फिर छोटे उद्योगों का विकास होगा, और इस माध्यम से जो हमारे छोटे उद्योग लाभ कमाएंगे वो भारत में रहेगा। अन्यथा छोटे उद्योगों का अगर केवल विकास किया जाए, भारी उद्योगों का विकास नहीं किया जाए, तो छोटे उद्योगों के द्वारा जो लाभ कमाया गया वो लाभ का एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पूंजी की जो वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं, वो हमें बाहर से प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार लाभ हमारा बाहर चला जाएगा। तो इस कारण से उन्होंने भारी उद्योग पे बल दिया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, उन्होंने कृषि के विकास पे बल दिया, और कृषि के विकास पे बल देने के लिए, क्योंकि कृषि के लिए सिंचाई का बहुत ज्यादा महत्व है। कृषि ही नहीं, आप विद्युत उत्पादन में देख लीजिए तो बहुत बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, ऐसा नेहरू जी ने कल्पना किया। और आगे हम देखते भी हैं कि हमारे जो जल संसाधन है, हमारी जो नदियां हैं, वहां बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की स्थापना के कारण न केवल जल का वितरण हुआ बल्कि बिजली भी उत्पादित की गई। तो ये विचार थे उनके आर्थिक विचार। आगे सामाजिक सांस्कृतिक विचार देखते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने शिक्षा पे व्यापक बल दिया था और उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने पर बल दिया। उनका कहना था कि समाज और अर्थव्यवस्था में जितनी समस्याएं हैं उसमें से अधिकतर समस्याओं का समाधान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से निकाला जाता है या निकाला जा सकता है। आप कृषि के विकास को लीजिए, उद्योगों के विकास को लीजिए, वर्तमान समय में आप देख लीजिए तकनीकी का कितना व्यापक महत्व है। इसीलिए उन्होंने भारत में तकनीकी संस्थानों की स्थापना पे बल दिया और उसको भारत का मंदिर बताया। महिलाओं की स्थिति, गांधी महिलाओं की वीरता की बात करते हैं और नेहरू कहते हैं कि किसी भी देश में अगर देश का और लोकतंत्र को अगर हमें देखना है, उसकी मजबूती देखनी है, तो हमें महिलाओं की स्थिति को देखना चाहिए। किसी भी समाज की जो विचारधारा है, कोई समाज कितना खुलापन प्रदान करता है, कोई समाज कितना आगे विकसित है, ये उस समाज के महिलाओं की स्थिति को देख करके हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए महिलाओं का जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानवाधिकार, नेहरू मानवतावादी चिंतक थे और उन्होंने मानव अधिकार को सबसे प्रथम रखा और लोकतंत्र के अंतर्गत फंडामेंटल राइट की जो अवधारणा है उसको स्वीकार किया। उन्होंने मानव के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए मानव अधिकार की अवधारणा को स्वीकृत किया और प्रचारित किया। समान नागरिक संहिता, हिंदू कोड बिल याद कीजिए। हालांकि वर्तमान में जो संपूर्ण भारत के लिए एक समान नागरिक संहिता चाहिए थी, अभी तक उसकी पूर्ति नहीं की गई है, लेकिन इसकी शुरुआत नेहरू के काल से ही हो गई है हिंदू संहिता के रूप में। धर्मनिरपेक्षता, नेहरू धर्मनिरपेक्षवादी थे, लोकतांत्रिक विचार के का प्रतिनिधित्व करते थे। इसीलिए उन्होंने सर्वधर्म समभाव, धर्म को राज्य से अलग रखते हुए और सर्वधर्म समभाव, राज्य द्वारा सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना, इन चीजों को उन्होंने स्वीकार भी किया और उसकी एडवोकेसी भी की। भारतीय संविधान के तहत विभिन्न अनुच्छेद
25 से 28 तक अगर अनुच्छेद आप देखें तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा यहां से पुष्ट होती है। हालांकि समानता का अधिकार भी धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत हम काउंट कर सकते हैं, किंतु व्यक्तिगत रूप से मूल रूप से धर्मनिरपेक्षता के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद अपनाए गए हैं 25 से 28 तक। हालांकि 29-30 में भी आप देखिए तो संस्कृतियों के संरक्षण की बात की गई है। तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत है। सांस्कृतिक खुलापन, नेहरू का यह विचार है कि सांस्कृतिक खुलापन हमारे समाज में होना चाहिए और बाहर से जो जितनी भी अच्छी चीजें हैं उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, हमें उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा खुद का, हमारे देश का, हमारे समाज का विकास निर्धारित हो सके। तो ये हमारे नेहरू जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के तहत जो नेहरू के विचार हैं उसमें हमने मानववाद और अंतरराष्ट्रवाद पहले भी चर्चा की है, उसी को हम यहाँ पुट कर देंगे। आगे गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत दो चीजें हैं, क्या और क्यों। तो गुटनिरपेक्षता आप जान ही रहे होंगे कि तत्कालीन समय में जब भारत आजाद हुआ उस समय में शीत युद्ध के कारण विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। तो नेहरू के ये विचार थे कि किसी भी जो स्वतंत्रता प्राप्त जिन देशों ने अभी किया है, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े राष्ट्र हैं, उनको उन शक्तियों के अंतर्गत गुटों में नहीं जुड़ना चाहिए। अब कारण है कि क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, प्रश्न उठते हैं। अब कारण क्या है? तो कारण ये है कि व्यक्ति या राष्ट्र जब महाशक्तियों के किसी भी गुट में जुड़ता है तो वो उस शक्ति संघर्ष का केंद्र बन जाता है। आप अफगानिस्तान को ले लीजिए, आप अन्य राष्ट्रों को ले सकते हैं जहां अमेरिका एवं रूस के तत्कालीन हितों में संघर्ष देखने को मिले, और उस कारण से जितना अमेरिका और रसिया को क्षति नहीं हुई उससे ज्यादा उस राष्ट्र को क्षति हुई जो उस में जुड़े हुए थे, उन गुटों में जो जुड़े हुए थे। उनके संसाधनों पे शक्तिशाली राष्ट्र अर्थात रसिया और अमेरिका जैसे राष्ट्रों का नियंत्रण स्थापित होने लगा। तो इन चीजों को नेहरू समझ रहे थे। इतना ही नहीं, विदेश नीति पे नियंत्रण स्थापित हो जाता था महाशक्तियों का। यही कारण है कि नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की अवधारणा सामने लाई और बांडुंग सम्मेलन के अंतर्गत गुटनिरपेक्षता की स्थापना की गई। हालांकि कुछ लोगों ने, कुछ विचारकों ने गुटनिरपेक्षता को तटस्थता माना है, किंतु तत्कालीन शीत युद्ध के काल में भी गुटनिरपेक्ष देशों ने यह साबित कर दिया कि गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जुड़ना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तहत जुड़ना है और विश्व में शांति स्थापित करनी है। यह गुटनिरपेक्षता का महत्व था जो वर्तमान परिस्थितियों में भी देखने को मिलती है। आगे देखते हैं उनकी विचारधारा पंचशील। पंचशील अर्थात 5 सिद्धांत। इन 5 सिद्धांतों के आधार पे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संवाद होना चाहिए, संबंध बनने चाहिए राष्ट्रों के मन। इसमें सबसे प्रथम था अखंडता। अखंडता से तात्पर्य यह था कि किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र के अंतर्गत उनको विखंडित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी अन्य राष्ट्र में आप सपोज कीजिए कि पाकिस्तान के द्वारा बार बार आतंकवाद भेजा जाता है, आतंकियों को भेजा जाता है जम्मू कश्मीर में, तो वो तो यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर को विखंडित कर दिया जाए। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बेहतर संबंध के लिए यह अखंडता बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखंडता और सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, ये विचार नेहरू के थे। अनाक्रमण। नेहरू शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास करते थे। उन्होंने राष्ट्रों के मध्य संघर्ष में अनाक्रमण की विचारधारा रखी, अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण न करे बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से
समाधान कर ले। और यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष हुआ उसमें उन्होंने यूएन की मध्यस्थता को स्वीकार किया। हालांकि ये और बात है कि वर्तमान समय में उनकी इस विचारों को की आलोचना की जाती है, किंतु तात्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने अनाक्रमण के सिद्धांत को अपनाते हुए यूएन को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पे भरोसा जताया। आगे है आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं। अगर किसी राष्ट्र में सामाजिक आर्थिक विकास में समस्याएं आती है, आंतरिक संघर्ष उत्पन्न होते हैं, आंतरिक विवाद उत्पन्न होते हैं, तो दूसरे राष्ट्र को यह नहीं चाहिए कि वो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके उसका लाभ उठाए। समानता एवं पारस्परिक का लाभ, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध में पारस्परिक लाभ देखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ। ये उनके विचार थे। शांतिपूर्ण अस्तित्व, सत्य और अहिंसा की राजनीति को नेहरू भी स्वीकार करते हैं और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व जैसी भावनाओं को स्वीकार किया है। अब नेहरू के अंतर्गत हम प्रासंगिकता देखते हैं। इसमें आधुनिकतावाद, वर्तमान में भी आधुनिक होना विचारों से, वैज्ञानिक तकनीकी दृष्टिकोण से प्रासंगिक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के संबंध में जो नेहरू के दृष्टिकोण है, पंचशील की अवधारणा काफी महत्वपूर्ण है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तभी सबका आर्थिक सामाजिक विकास और पारस्परिक लाभ संभव हो पाएगा। वैज्ञानिक चिंतन, विज्ञानवाद, वर्तमान में भी हम देखते हैं कि विज्ञानवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जाता रहा है। धर्मनिरपेक्षता, यूं कहें कि लोकतंत्र के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्षता भी पिलर है। विशेष करके अगर भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ तो विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि। अब हम अगर तुलना की बात करें, कभी भी अगर गांधी और नेहरू के विचार आते हैं तो उसमें कुछ समानता असमानता यथोचित रूप से जब हमारे प्रश्न की डिमांड होती है वो हमें समझना होगा, तो वहां समानता असमानता अगर हम लिखते हैं तो हमारे मार्क्स काफी बेहतर बढ़ जाते हैं। तो समानता के अंतर्गत हम देखेंगे तो नैतिक राजनीति, गांधी के विचारों से सहमत थे। नैतिक राजनीति में नैतिकता जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। समाजवादी एवं अंत्योदय, नेहरू के विचार, गांधी के विचार दोनों ही अंतिम लोगों का उदय या अंतिम लोग जो हाशिए पे हैं उनके विकास पे बल देते हैं। सर्वधर्म समभाव, नेहरू और गांधी के समान विचारधारा यहाँ दिखाई देते हैं। लोकतंत्र के प्रति इनके अंतर्गत असमानता है, जहां संसदीय व्यवस्था को नेहरू स्वीकृत करते हैं और वही गांधी के जो विचार हैं संसदीय लोकतंत्र के प्रति सकारात्मक नहीं है। वो कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से शक्ति का केंद्रीकरण हो रहा है, इसलिए ग्राम स्वराज की अवधारणा आनी चाहिए। धर्म में आस्था, धर्म में गांधी जी की बहुत ज्यादा आस्था रही है, किंतु जवाहरलाल नेहरू आधुनिक विचारों के थे और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता कुछ ज्यादा ही, गांधी जी से भी हद तक ज्यादा ही उन्होंने स्वीकार किया और धर्म से तो ये अलग ही रहना चाहते थे। हालांकि समाज के अंतर्गत सर्वधर्म समभाव वाली भावनाएं थी, इसीलिए संविधान ने भी सर्वधर्म समभाव या पंथ निरपेक्षता की भावना स्वीकार की। आगे पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा के प्रति जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण ज्यादा बेहतर था, जबकि गांधी पश्चिमी शिक्षा की आलोचना भी करते थे। उन्होंने वकीलों को, डॉक्टरों की आलोचना की है। उसी तरीके से कुटीर उद्योग की देखें तो गांधी जी जहां कुटीर उद्योग की बात करते हैं, औद्योगिकरण पे बल नहीं देते हैं, हमने कारण देखा था। वहीं अगर नेहरू की बात करें तो इन्होंने औद्योगिकरण पे बल दिया है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के विषय में इतनी जानकारी है जो आपके
प्रश्न चाहे यूपीएससी में हो, बीपीएससी में हो, यूपीपीसीएस में हो, इनका समाधान हो जाएगा।